हर हर महादेव। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को नमस्कार। मैं शमा परवीन समान अधिकार आयोग के पेज पर लाइव आने जा रही हूँ। आप सभी को मालूम है कि हम हमेशा यहाँ पर लाइव आते हैं। तो क्यों आते हैं? हमारा मेन मोटिव क्या है? हमारा मेन मकसद है हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति को कलंकित होने से बचाना, परिवारों को टूटने और बिखरने से बचाना, जो कि नाजायज रिश्ते, लिव इन और समलैंगिकता, अश्लीलता, नशा, इन सब की वजह से टूट रहे हैं। आप सब भी जानते हैं कि जब सितंबर 2018 में आईपीसी पॉइंट 97 की वो धारा जो पति और पत्नी के नाजायज रिश्तों को बनने से रोकती थी, एक सजा का प्रावधान था, वो ये कहकर हटाई गई कि किसी पत्नी के शरीर का मालिक उसका पति नहीं। और यही हम जानना चाहते थे कि तो फिर कौन? लगभग 6 साल तक हम आईपीसी पॉइंट 97 की धारा संशोधन के साथ वापस लाने के लिए इस सोशल मीडिया पर चिल्लाते रहे, चीखते रहे, शोर मचाते रहे, और आखिर हमारा आईपीसी पॉइंट 97 संशोधन की मांग जो थी वो मंजूर हुई। सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति तक हमारी आवाज़ पहुंची तो गृह मंत्रालय से आईपीसी पॉइंट 97 वापस लाने का निर्णय हुआ। ये हमारी पहली जीत थी और आज हम चिल्ला रहे हैं, झूठे सच्चे कैसे भी केस हो, आरोपी प्रत्यारोपी दोनों का ही नार्को टेस्ट किया जाए। नार्को टेस्ट की अनिवार्यता अगर लागू हो जाती है तो जो कोर्ट में इतने लंबे लंबे समय तक केस चलते रहते हैं, जो वाकई में पीड़ित होता है वो तो बर्बाद होता ही जाता है, तन से, मन से, धन से, हर तरह से, इज्जत आबरू सब कुछ खत्म। लेकिन कभी भी उसको न्याय नहीं मिल पाता, न ही वो खुद को सच्चा या सही साबित कर पाता है। तो इसका एकमात्र उपाय यही है कि जिसने केस किया है उसका और जिसके ऊपर केस लगाया है उसका भी नार्को टेस्ट किया जाए, ताकि सच्चाई सामने आए और जल्द से जल्द फैसला हो, जल्द से जल्द दोषी को सजा मिले और निर्दोष को न्याय मिले। इसके अलावा और ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे सच्चाई सबके सामने आ सके। आप केस लड़ते रहो, अपना समय, अपना पैसा, अपनी नौकरी, अपना काम धंधा जो भी आप करते हैं उसको आप बर्बाद करते रहो, अगर आप आवाज़ नहीं उठाते हो नार्को टेस्ट की अनिवार्यता की। यही आज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस चीज़ को आपको सभी को समझना होगा, हिंदुस्तान की सभी लोगों को, किसी एक को नहीं। कोई कहता है हमारे ऊपर तो कोई केस ही नहीं है, तो ये ना भूलें कि बुरा वक्त किसी को पूछ कर नहीं आता। आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं, आपका परिवार भी है, आपके बच्चे भी है, आपके छोटे भाई बहन भी है, और परिवार रिश्तेदार बहुत लंबे चौड़े होते हैं, किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है। आज आपके ऊपर केस नहीं है, क्या ये गारंटी है कि कल को आपने अपने बच्चे की या बच्ची की शादी की, आपकी बहू या आपका दामाद सही निकल जाए? हो सकता है इनमें से ही कोई नाजायज रिश्ते, लिव इन या समलैंगिकता में लिप्त हो। उस वक्त आप क्या करेंगे? हिंदुस्तान में एक रिवाज बन गया है, माँ बाप बच्चे तो पैदा कर लेते हैं, उनको पाल पोस कर बड़ा भी कर लेते हैं, पढ़ा लिखा भी देते हैं, लेकिन नौकरी, व्यवसाय, जो कुछ हो उसकी व्यवस्था भी जैसे तैसे कर ही देते हैं। लेकिन बात यही है कि कभी कोई ये नहीं सोचता कि उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल तरीके से कैसे बीते। अपने बच्चों की शादीशुदा जिंदगी खुशहाल तरीके से देखने के लिए आपको
सभी बातों को नज़र में रखते हुए ये सोचना होगा कि कोई आपका बच्चा या बच्ची, आपकी बहू या दामाद, कोई भी उल्टे रास्ते पर ना चले, नाजायज रिश्ते, लिव इन, समलैंगिकता में लिप्त न हो। जरूरी नहीं कि बहू या दामाद ही गलत हो सकता है आपके बेटा या बेटी भी गलत हो सकते हैं। फिर आप किसे कहेंगे? क्या इन चीज़ों को रोक पाएंगे? कभी नहीं। जब तक आप गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, गलत का प्रतिरोध नहीं करेंगे, गलत को एक्सपोज नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा यही कहना है कि आप इन सभी बातों को देखते हुए इस सोशल मीडिया का सदुपयोग करके आप भी आवाज़ उठाइए, खुद जागिए, औरों को भी जगाइए, ताकि हमारे समाज से, हमारे देश में जो ये नाजायज रिश्ते, लिव इन, समलैंगिकता, अश्लीलता, नशा, इनकी जो गंध फैली हुई है, कंस रूपी गंध, इसका नाश हो। उसके लिए आपको अपनी ओरिजिनल आईडी से आपको अपनी शक्ल दिखाकर इस सोशल मीडिया के जरिए लाइव वीडियो बनाकर आवाज़ उठानी होगी, जिस तरह से हम आवाज़ उठा रहे हैं। काफ़ी समय से मैं बीमार थी, इसलिए बीच में आ नहीं सकी, तो काफ़ी लंबे समय से मैं लाइव आ पाई हूँ। और कितना समय दे पाती हूँ कह नहीं सकती, क्योंकि गले में तकलीफ़ है। तो जितना मैं बोल सकती हूँ, जितना आपको जागरूक कर सकती हूँ, कोशिश करूँगी कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए जागरूक होने की कोशिश करें और इस सोशल मीडिया पर खुद भी बोलने की कोशिश करें। बोलना ही एकमात्र विकल्प है। अपनी आवाज़ सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको इस सोशल मीडिया का सदुपयोग करना होगा। 4 लोगों के बीच में बैठकर या चंद लोगों के साथ धरना, प्रदर्शन, रैली करके आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। देखिए, कितने सालों से पुरुष आयोग की मांग, जो अपने आप को पीड़ित पुरुष कहते हैं, वो कर रहे हैं। अब तक क्या हो गया? 23-24 साल से पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं, धरना, प्रदर्शन, रैली करते हैं, कभी जंतर मंतर पे, कभी बनारस में, कभी हिंदुस्तान के किसी राज्य, किसी जिले में, किसी गांव में। लेकिन वहाँ पर भी एक तरह से इन्होंने पैसा कमाने का जरिया बना रखा है। ना तो उनकी आवाज़ सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति तक पहुँचती है, ना ही कोई आम जनता सुनती है। किसी को पता भी नहीं चलता कैसा धरना प्रदर्शन है ये। छुट्टी वाला दिन देखकर 4-5 घंटे, 6 घंटे ऐसे जाते हैं जैसे पिकनिक मनाकर आ जाते हैं। क्या असर होता है इसका कैसे पता चलेगा? अब तक क्या रिजल्ट आया है इसका किसी को भी पता नहीं। किसी ने राजनीतिक पार्टियां बना ली है। अरे आपको कौन वोट देगा? आपने क्या किया है पीड़ित परिवारों के लिए, पीड़ित पुरुषों के लिए, और जो आजकल पुरुष हत्या, आत्महत्या का शिकार हो रहे हैं, जो आवारा बच्चलन पत्नियां होती है, वो आशिक के साथ मिलकर अपने पतियों को मार रही है, मरवा रही है। कितनी पत्नियों को आपने सजा दिलवा दी? या किसने ऐसी मांग रख दी कि ऐसी पत्नियों को, ऐसी बहुओं को फांसी की सजा हो? कोई भी तो नहीं बोलता। तभी तो हिंदुस्तान में आजकल हत्यारी महिलाओं के हौसले खुलते ही जा रहे। और पुरुषों की आत्महत्या की जो एक तरह से चलन बन चुका है, कितने पुरुष आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं। अपनी जिंदगी इतनी सस्ती बना रखी है कि आवाज उठाने से बेहतर उनको दुनिया छोड़ जाना लगता है। जो कायर होते हैं वो इस तरह का कदम उठाते हैं। क्यों कायर बनते हो आप? अगर आपको वाकई में लड़ाई लड़नी है तो जिसने आपके साथ गलत किया है उसको सजा दिलवाने के लिए लड़िए, न कि आत्महत्या जैसा ये कायराना कदम उठाएं। बिल्कुल गलत चीज है ये।
उससे आपको तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, और आप अगर दुनिया से चले भी गए तो ना कोई आपके परिवार वाले ही कोई आवाज़ उठाते हैं। तब कैसे मिलेगी इन ऐसी हत्यारी महिलाओं को फांसी? आप सभी जानते हैं कि कई ऐसी हत्यारी महिलाएं जेल में तो बंद है, लेकिन वो जिंदा है, खाना पीना नींद सब कुछ मिल रहा है उनको। क्या तकलीफ है? जेल में बंद है, लेकिन वो दर्द कैसे महसूस करेगी जो उसने एक पति की, एक पुरुष की हत्या करके उसके परिवार को दिया है? कैसे महसूस करेगी? ऐसा दर्द, मौत का दर्द तो वो तभी महसूस करेगी जब वो खुद भुगतेगी। और वो कब भुगतेगी? जब आप लोग ऐसी महिलाओं को फांसी की सजा दिलवाने की मांग करेंगे, अपनी संख्या बल बताकर इस सोशल मीडिया पर ही आवाज उठाएंगे। कई लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पे बोलने से क्या होगा, तो मुझे आप एक बात बताइए कि आप, कई लोग कहते हैं PIL लगाई, और कई लोग कहते हैं नार्को टेस्ट से क्या होगा। पैसा लगता है, पैसा लगता है। अगर आपको न्याय चाहिए तो जेब से भी पैसा लगाना पड़े तो वो कोई बड़ी बात नहीं। हर हालत में न्याय पाने के लिए आपको कुछ भी करना पड़ेगा। अगर आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते हो तो सुप्रीम कोर्ट से मांग रखिए कि PIL और नार्को टेस्ट फ्री किया जाए, लेकिन आपसे कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं कर सकते हो सिवा सोशल मीडिया पे अश्लीलता फैलाना, अपनी फेसबुक ID लॉक करके हर किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देना, फर्जी नामों से आइडिया बनाना। कैसे नामों से आपको पहचाना जाएगा? अगर सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को जरूरत पड़ी, यहाँ कानून बदलना है, संशोधित करना है, कौन कौन लोग पीड़ित है, तो आपको किस नाम से ढूंढेंगे? बड़े अजीब अजीब नाम लिख के तो आप आइडिया बनाते हो। उस पर भी कई लोग कहते हैं हम लोग वीडियो बनाते थे। कब बनाते थे और वीडियो कहाँ है, कहाँ तक शेयर हुए, कहाँ तक पहुँचे, ये किसी को भी नहीं पता। अरे वीडियो बनाए तो वो दिखने चाहिए ना। जिस तरह से विशाल गौरव समान अधिकार आयोग, निर्मला दिनेश समान अधिकार आयोग, क्षमा परवीन समान अधिकार आयोग के पेज से जब हम लोग आते हैं, और भी हमारे कई पेज हैं जहाँ से हम लोग वीडियो बनाते हैं और वो दिखाई देते हैं, लेकिन आप लोग बोलते हैं ना तो कोई नहीं देखता। अगर कोई वीडियो बनाता भी है तो कोई भी परिवार आयोग की मांग नहीं करता। सबको पुरुष आयोग चाहिए। अरे महिला आयोग है ना, फिर भी जो सीधी सच्ची पत्नियां हैं, सीधी सच्ची बहुएं हैं, वो आज भी प्रताड़ित हैं। उनको न्याय नहीं मिलता, ना ही उनकी सुनवाई होती है, क्योंकि वो परिवारों को तोड़ने की हिम्मत नहीं करती, अपने पति की या ससुराल वालों की बुराई करने की हिम्मत नहीं करती, अपने ऊपर हुए जुल्म को कहने की हिम्मत नहीं करती। अगर कोई हजारों में एकाध कोई हिम्मत कर भी लेगी तो आगे जाके क्या होता है? पुलिस, वकील, जज, जो आवारा बच्चलन पत्नियां होती है, बहुएं होती है, वो तो इनके बिस्तर गर्म करके, एक तो 70 से ज्यादा कानून इनके पक्ष में, और दूसरा वो अपनी इज्जत का सौदा भी करती है, तो सभी उनकी सुनवाई, उनके समर्थन में ही कार्रवाई होती है। लेकिन ये सीधी सच्ची पत्नियां अपनी इज्जत का सौदा नहीं करती, तो उनकी सुनवाई भी नहीं होती है, क्योंकि उनमें किसी की तरह की हिम्मत ही नहीं पैदा होती। अगर मेंटेनेंस के नाम पे जो 125 की धारा है वो हटा दी जाए तो सारे झूठे केस बंद हो जाएंगे। एक भी झूठा केस नहीं लगने वाला, ये मेरा दावा है। अगर वाकई में 125 लागू है तो ऐसी सीधी सच्ची महिलाएं जो अपने मायके और ससुराल में सामंजस्यता रख के रिश्ते को निभाती है,
अपनी मेहनत मजदूरी से अपने परिवार को पालती है, अपनी इज्जत का सौदा नहीं करती है, ऐसी महिलाओं के लिए है मेंटेनेंस 125 की धारा। लेकिन आजकल मेंटेनेंस के नाम पे, मेंटेनेंस के बहाने से कैसी कैसी धाराएं जोड़कर, कैसे कैसे इल्जाम लगाकर किसी भी पुरुष को इस कदर फंसा दिया जाता है कि वो बच नहीं पाता। कोई गारंटी नहीं कि केस कब खत्म होगा। 1 साल से लेके 20-20 साल तक, 40-40 साल तक, उससे भी ज्यादा केस चलते ही रहते हैं। और आखिर में क्या होता है? समझौता। और समझौते के नाम पे भी जो वो लड़की मांगती है, जो वो आवारा बच्चलन पत्नी मांगती है, वो देना पड़ता है। और वो तो जिंदगी भर मजे करती है अलग अलग आशिकों के साथ। बेचारा पुरुष है, पति है, वो फंसता है। वो ना शादी कर सकता है और ना ही किसी लड़की को लिव इन में रख सकता है। वैसे हम साफ बता देती हूँ कि नाजायज रिश्ते, लिव इन, समलैंगिकता, अश्लीलता, नशा, इन सब के खिलाफ हैं और इन्हीं का विरोध कर रहे हैं। इन्हीं की वजह से आज परिवार टूट रहे हैं। लेकिन जो अपने आप को पीड़ित पुरुष संगठन, पीड़ित पुरुषों के मददगार, जो ये कई तरह के ऐसे संगठन बना के बैठे हैं और यही लोग अश्लीलता, नाजायज रिश्ते, लिव इन, समलैंगिकता, इन सब के इंस्टीट्यूट खोलकर बैठे हैं और ऐसे ही बदतमीज लड़कों को, पुरुषों को पाल के बैठे हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। ऐसे लोगों को पीड़ित नहीं कहा जा सकता। पीड़ित कौन है? जो वाकई में सीधा सच्चा पति है, वो पीड़ित है। लेकिन वो भी कहाँ आवाज उठाता है? अगर आज जितने पीड़ित पुरुष है, जो सीधे सच्चे हैं, वाकई में पीड़ित है, जिनकी पत्नियां वाकई में आवारा बच्चलन है, झूठी है, झूठा केस करने वाली है, तो ऐसे पुरुष अगर अपना संख्या बल दिखाकर परिवार आयोग की मांग करना शुरू कर दे, इस सोशल मीडिया के जरिए रोज एक वीडियो रोज बनाए, एक नियम बना ले, तो कैसे नहीं बनेगा आपके लिए कानून? हमें परिवार आयोग चाहिए, क्योंकि जब केस होता है तो पूरा परिवार फंसता है, कोई एक पति नहीं फंसता है। अगर पति अलग भी रह रहा है, फिर भी सास ससुर का नाम पहले लिखाया जाएगा, नंद देवर जेठ इनका नाम पहले लिखाया जाएगा, और भी कोई साथ देने वाला है इनका तो उनका भी नाम लिखवा दिया जाएगा। कौन सुनवाई करेगा? जिस तरह से कश्मीर फाइल पिक्चर आई थी, उस वक्त आप इतने सालों बाद आपको एहसास हुआ कि कश्मीर के पंडित पीड़ित थे। उसी तरह से आप पुरुष आयोग की मांग करते हैं। मान लो, पहली बात तो पुरुष आयोग नहीं बनेगा, किसी भी हालत में नहीं बनेगा। मान लो अगर 1% चांस ऐसा हो जाता है, तो फिर क्या 23-24 साल में पुरुष आयोग बन के फिर परिवार के लिए अलग कानून बनवाओगे? कितने साल बकोगे फिर उसके लिए? इसका जवाब आपके किसी के पास नहीं है। इसीलिए मैं सीधी सादी भाषा में कह देती हूँ कि ना महिला आयोग चाहिए, क्योंकि महिला आयोग होते हुए भी सीधी सच्ची महिलाएं प्रताड़ित है। वरना देखिए आप वृद्धाश्रम में कौन सी महिलाएं हैं। और बाल आयोग की बात करते हैं, बाल आयोग है ना, फिर भी कितने बच्चे कूड़े के ढेर में मिलते हैं, अनाथ आश्रमों में मिलते हैं, बाल मजदूरी करते हुए मिलते हैं। कौन है वो बच्चे? कहाँ गया न्याय? कहाँ गया बाल आयोग? कोई क्यों नहीं ध्यान देता? क्यों इतने बच्चे भीख मांगते हुए मिलते हैं? क्यों बाल मजदूरी करते हुए मिलते हैं? क्यों अनाथ आश्रमों में मिलते हैं? क्यों कूड़े के ढेर पे मिलते हैं? अगर वाकई में बाल आयोग में ही इन बालकों को, इन छोटे बच्चों को सहायता मिलती,
तो फिर ये सब नहीं होता। इतने अनाथ आश्रम, इतने भीख मांगते बच्चे, इतने कूड़े के ढेर के बच्चे नहीं होते। और वही हाल आप पुरुष आयोग की मांग करते हो तो एक बार सोच कर देखिए कि जिस तरह महिला आयोग है तो महिलाएं जो पत्नियां हैं वो इसका दुरुपयोग कर रही है, उसी तरह से जो आवारा बच्चलन पुरुष है वो भी पुरुष आयोग अगर बन गया तो इसका दुरुपयोग करेंगे। एक तरह से रिवाज बन गया है, फिर भी आप लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती। अगर वाकई में आप चाहते हैं कि निर्दोष कोई फंसे नहीं, दोषी कोई बचे नहीं, तो आप मांग कीजिए परिवार आयोग। लड़का लड़की दोनों का ही, अगर दोनों का परिवार आप दोषी मानते हैं तो उस परिवार की भी सबका नार्को टेस्ट हो। अगर नार्को टेस्ट की अनिवार्यता लागू कर दी जाएगी तो बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। सोच के देखिए, 70 से ज्यादा कानून महिलावादी है, वो आज केवल पत्नीवादी बनकर रह गए। इनका कितना दुरुपयोग हो रहा है भुगत सभी रहे हैं, लेकिन बोल कोई नहीं रहा है सिवा हम चंद लोगों के। इसलिए बार बार आपसे कहना चाहती हूँ कि आइए हमारी तरह आवाज़ उठाइए, अपनी आवाज़ सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार तक पहुँचाइए। आम जनता तक तो देर सवेर पहुँच ही जाएगी। आप क्यों व्यूवर्स देखते हैं, क्यों कमेंट देखते हैं, क्यों शेयर देखते हैं? आप ये देखिए कि जब आप तक हमारा वीडियो पहुँचा है तो दूसरों तक भी जरूर पहुँचा होगा, सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार तक भी जरूर पहुँचा होगा। और दूसरी बात, अपनी फेसबुक की जो आईडी है वो लॉक मत कीजिए। लॉक करके अगर आप वीडियो बनाते हैं तो कौन देखेगा? अरे पता तो चलना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, किस बारे में बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारी मांगे क्या है। मैं हमारे पेज पे जो भी आते हैं, हम सभी कुछ डिमांडें लेकर आते हैं। कई डिमांडें हमारी पूरी हुई है, कुछ बाकी है। हम चाहते हैं कि इन डिमांडों के आधार पर अगर कानून बने तो बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। जिस तरह होटलों और खेतों में जो लड़कियां या औरतें पकड़ी जाती है, उनकी पहचान और चेहरे न छुपाए जाए। अगर कोई महिला जुर्म करती पकड़ी जाती है तो शाम 6 बजे के बाद भी उसकी गिरफ्तारी हो। बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वेश्यावृत्ति एक बिजनेस है, कोई भी महिला इसे अपनी मर्जी से कर सकती है, पुलिस उसे परेशान ना करे। हमारा ये कहना है माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से कि जज साहब, इज्जतदार महिला में और वेश्या में कैसे फर्क पता चलेगा, किसके चेहरे पे लिखा होगा? इसलिए वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को लाइसेंस बनाकर दीजिए, एक लीगल वेबसाइट बनाकर दीजिए, उस पर उनकी रेट तय कीजिए, ताकि तय रेट से ज़्यादा पैसे मांगकर कोई भी वेश्या किसी पुरुष को ब्लैकमेल ना कर सके। 376 का आरोप लगाकर उसे जेल का डर ना दिखा सके। तलाकशुदा स्त्री पुरुष की वेबसाइट की भी हम मांग करते हैं कि आजकल लुटेरी दुल्हनों का जमाना है। कौन सी औरत न जाने कितनी दफे शादियां कर ले, कितनी बार तलाक ले ले, कितनी बार नाजायज रिश्तों में कितने जनों के साथ रह चुकी होती है, पता भी नहीं चलता। और कितना किसका घर लूट चुकी होती है, पता नहीं चलता। तलाकशुदा की वेबसाइट होती तो किसी के साथ इस तरह के धोखे होने से बच जाते। इसलिए हम ये मांग रखते हैं, महिला पुलिस थाने का नाम बदलकर सिर्फ और सिर्फ बहु पुलिस थाना रखा जाए, क्योंकि वहाँ सुनवाई किसकी होती है आप सभी जानते हैं, झूठी आवारा बच्चलन बहुओं की या पत्नियों की। महिलाएं तो पति के परिवार की भी है, माँ, बहन, भाभी, मामी, चाची, नानी, बुआ, मौसी, लेकिन कौन सुनता है इनको तो महिला ही नहीं समझा जाता, तो कौन करेगा सुनवाई? इसलिए महिला पुलिस थाने का नाम सिर्फ और सिर्फ बहु पुलिस थाना रखा जाए। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी महिला पुलिस थाने हैं, उन सभी की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में।
कार्रवाई लाइव टेलीकास्ट के जरिए घर घर तक पहुंचे। कार्रवाई खुले आंगन में खुले आसमान के नीचे हो। लड़का लड़की के बयान रिकॉर्डेड हो। लड़का लड़की का नार्को टेस्ट हो। लड़का लड़की बिना किसी एनजीओ, बिना किसी वकील, बिना किसी पारिवारिक सदस्य की मदद लिए अपनी दलीलें खुद रखे, क्योंकि बंद कमरे में जब इनके संबंध खराब होते हैं तो उसकी वजह सिर्फ वो लड़का लड़की ही जानते हैं और कोई नहीं। पारिवारिक न्यायालय के अंदर वकीलों की एंट्री बंद करा दी जाए। लड़का लड़की दोनों की काउंसलिंग करवाई जाए और लड़कियों के ऐसे वकील जो हर एक अलग अलग धाराएं लगाकर एक पति को आत्महत्या करने जैसा कदम उठाने पे मजबूर कर देते हैं या घर से लापता होने के लिए मजबूर कर देते हैं, ऐसे वकीलों की डिग्री खारिज कर दी जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से हमारी ये डिमांड है। तो आइए, हमारी सबसे बड़ी मांग नार्को टेस्ट की अनिवार्यता की मांग के साथ हमारी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। इतना ही कहना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।